शुरू से आ रहा है इस बार। ठीक। एक कल वाला क्वेश्चन था, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति से किस प्रकार भिन्न है। जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई थी ना वो संतति, और जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती है संतति, तो वो अलैंगिक जनन से किस प्रकार से भिन्न होती है। तो देखो, अलैंगिक जनन में तो क्या था कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति है वो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से जनक जीव के समान होती है। ये आप लोगों को मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि जो अलैंगिक जनन से एक कोशिका थी, उस एक कोशिका को दो भागों में बांट दिया था, और दो भागों में बांटने के बाद जो कोशिकाएं बनी थी वो कोशिकाएं नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो वो जो दोनों कोशिकाएं वो आनुवांशिक और आकारिक रूप से किसके समान थी, जनक जीव के समान थी। जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन में तो क्या है कि जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से क्या है, जनक जीव के समान नहीं होती है, क्योंकि उसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। तो जो कोशिका बनती है उसमें शुक्राणु के भी जीन आते हैं, अंडाणु के भी जीन आते हैं, तो उस कोशिका में दो जीवों के जीन आ रहे हैं। तो जो वो उत्पन्न होगी संतति वो उन दोनों से भिन्नता लिए हुए होती है, ठीक है ना। तो वो जनक जीव के समान नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये। अब अगला टॉपिक है इसमें अलैंगिक जनन के प्रकार, ठीक है। तो अलैंगिक जनन का पहला प्रकार क्या है, खंडन। अब ये खंडन की जो मैं बात बता रहा हूं 5 में होती है मुख्य रूप से। तो खंडन का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी जनक कोशिका या जनक जीव के छोटे छोटे भाग काट दिए जाए या छोटे छोटे खंड कर दिए जाए, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने अभी यहाँ पर समझाया था कि ये कोशिका है और इस कोशिका को भागों में बांट दिया हमने। तो जितने भागों में बांटेंगे तो वो ये भाग क्या कहलाएगा, ये भाग खंड कहलाएगा। तो जितने खंडों में काट देंगे उतने ही क्या होगा, नए जीवों का निर्माण हो जाएगा। तो खंडन में क्या होता है कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जीवों को छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है। तो छोटे छोटे खंडों में बांट दिया और प्रत्येक खंड क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक खंड क्या कर लेगा, नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, खंडन की क्रिया कहते हैं। ऐसा जो कुछ वैज्ञानिक क्या है कि कुछ वैज्ञानिक इस क्रिया को पुनरुद्भवन भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक क्या बोलते हैं इस क्रिया को, पुनरुद्भवन भी कहते हैं। जो कटे हुए अंग है उन कटे हुए अंगों के द्वारा नए जीव का निर्माण हो जाए, ठीक है। तो ऐसा किसमें पाया जाता है, रिक्शिया में पाया जाता है, मार्केंसिया में पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। खंडन की क्रिया रिक्शिया, मार्केंसिया, ब्रायोफाइटा और कुछ जंतुओं में भी पाई जाती है, ठीक है। अभी मैं प्लेनेरिया का एग्जांपल देके समझाऊंगा। उसके पहले हम इस पुनरुद्भवन को समझ लेते हैं। पुनरुद्भवन क्या है। पुनरुद्भवन का मतलब है कि, यहां लिख देता हूं मैं, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब है कि जो कटे हुए अंग होते हैं, सख्त विषक्त अंगों का दोबारा आ जाना, ये ठीक है। तो जो सख्त विषक्त अंग होते हैं, सख्त विषक्त अंगों का दोबारा आ जाना क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है। तो ये जो पुनरुद्भवन की क्रिया है ये किसमें पाई जाती है, छिपकली। छिपकली में आप लोगों ने पता है कि उसकी पूंछ टूट जाती है और वो टूटने के बाद पूंछ दोबारा आ जाती है, ठीक है। या हमारी त्वचा कट गई, हमारी त्वचा कटने के बाद वापस घाव भर जाता है और पूरा वहां पर वापस स्किन आ जाती है, त्वचा वापस वहां पर उत्पन्न हो जाती है। या बाल काट दे, बालों का वापस उत्पन्न हो जाना, ये सब क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो जो हम पढ़ रहे हैं सामान्य क्रिया पुनरुद्भवन की, अभी मैंने क्या बताया, किसी जीव का कोई अंग टूट जाए और वो आ जाए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि किसी जीव का कोई अंग टूट जाए और वो टूटा हुआ अंग नए जीव का निर्माण कर ले, ठीक है। डेफिनेशन तो क्या बोलती है कि सख्त विषक्त अंगों का दोबारा आ जाना पुनरुद्भवन कहलाता है। मतलब टूटे हुए अंगों का दोबारा आ जाना, या कोई कटे हुए अंग या फटा हुआ अंग, कटा फटा जो अंग होता है वो दोबारा आ जाए, उस क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने एक दो एग्जाम्पल देके इसको समझा दिया कि जैसे अभी मैं बताने वाला हूं, एक तो प्लेनेरिया का बताऊंगा मैं इसमें। तो आप लोग समझ गए खंडन का मतलब क्या होता है। खंडन का मतलब है
कि जब जीव को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाए और जो बटे हुए अंग हैं, जो प्रत्येक खंड है उन नए जीव का निर्माण कर ले, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? खंडन की क्रिया कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक इसे क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन भी कहते हैं। और पुनरुद्भवन का अर्थ समझ गए आप लोग? पुनरुद्भवन का मतलब क्या है? सख्त विषक्त अंगों का दोबारा आ जाना क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, खंडन की क्रिया के एग्जाम्पल बताएं प्लेन एरिया इसमें, तो ऊपर बनाते हैं इनको। प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन की क्रिया। ठीक है। प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन का मतलब क्या है? कि प्लेन एरिया में ये पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा बताया गया है। तो इसमें क्या होगा कि कोई एक जीव है, उस जीव को क्या करेंगे कि चाकू के द्वारा उस जीव के भागों को काट देंगे, और प्रत्येक जो कटा हुआ भाग है वो प्रत्येक कटा हुआ भाग नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक डायग्राम बनाता हूं। ये हमने प्लेन एरिया के लिए बनाया है। ठीक है। थोड़ा अच्छा से बना देते हैं इसको। ठीक है साहब। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस प्लेन एरिया को चाकू के द्वारा 3 भागों में काट दिया। ठीक है। एक तो ये इसका शीर्ष वाला भाग, ठीक है, और एक ये इसका मध्य वाला भाग, और एक ये इसका नीचे वाला भाग। ठीक है। परिभाषा क्या थी? सख्त विषक्त अंगों का दोबारा आ जाना पुनरुद्भवन कहलाता है। और खंडन की क्रिया में क्या था कि खंडन में क्या बताया था इन्होंने कि जीवों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और बटे हुए जो भाग है या जो बटे हुए खंड हैं वो नए जीव का निर्माण कर ले, तो उसे खंडन कहते हैं। और कुछ वैज्ञानिक इसे क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि देखो ये जीव है और इस जीव को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग में बांट दिया। ठीक है। अब ये क्या किया? ये जो बटा हुआ भाग है वो क्या कर लेगा? नए जीव का निर्माण कर लेगा। ये देखो ये नए जीव का निर्माण कर लिया। ये क्या कर लिया इसने? नए जीव का निर्माण कर लिया। अब देखो जो बना रहा हूं ना उसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, भाई ये वाला भाग मैंने बनाया है। तो जहां जहां ये लाइनिंग है इसका मतलब है कि ये नया वाला भाग है। ठीक है। ऐसे ही यहां पर और ऐसे ही यहां पर ये कटे हुए अंगों का दोबारा आ जाना। ये कटे हुए अंग दोबारा आ गए हैं। और इसमें ये बीच वाला भाग और ऊपर वाला भाग आ गया। तो प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन की क्रिया कैसे होगी? ये तो क्या है? जनक। और ये तीनों क्या है? संतति प्लेन एरिया। ठीक है। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन किस प्रकार होगा? सबसे पहले क्या करना है? प्लेन एरिया को चाकू के द्वारा 3 भागों में काट लेना है। ठीक है। और फिर जो कटे हुए भाग थे, एक तो ये वाला भाग था, एक ये वाला भाग था और एक ये वाला था, ये 3 भाग थे। तो कटे हुए भाग क्या होते हैं? कटे हुए भागों में पुनरुद्भवन की क्रिया होती है और पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो अलैंगिक जनन का मतलब है, हमने क्या पढ़ा था? एक जीव के द्वारा 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण हो।
तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन की क्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन। ठीक है, अब देखो एक नोट लगा के ये बात याद रखनी है आप लोगों को, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्रिया किसमें पाई जाती है, तो आप लोगों को आंसर क्या लिखना है, प्लेन एरिया में पाई जाती है। सर्वाधिक जो पुनरुद्भवन की क्रिया है वो कौन से जीव में पाई जाती है, प्लेन एरिया में पाई जाती है। छिपकली में नहीं पाई जाती पुनरुद्भवन, मतलब पुनरुद्भवन की क्रिया तो पाई जाती है लेकिन सर्वाधिक नहीं पाई जाती, क्योंकि छिपकली में तो क्या है कि जो टूटा हुआ भाग है तो वो भाग ही आता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ, जो कटा हुआ भाग है उस कटे हुए भाग के द्वारा ही पूरे के पूरे भाग के द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो रहा है। आगे बात समझ में, तो प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन इसके द्वारा होगा। एक वैज्ञानिक अब्राहम टिम्बेल नामक वैज्ञानिक बताते हैं कि यदि हाइड्रा के 1.7 mm के टुकड़े कर दिए जाएं, दूसरा नोट इसमें है, एक वैज्ञानिक का नाम है अब्राहम टिम्बेल, ये अब्राहम टिम्बेल नामक के वैज्ञानिक बोलते हैं यदि हाइड्रा के 1.7 mm के टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये भी क्या है कि पुनरुद्भवन के द्वारा हो रहा है। इसमें अब्राहम टिम्बेल नामक वैज्ञानिक ने बताया ये स्पेशल कि यदि हाइड्रा के 1.7 mm के टुकड़े किए जाएं तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कर सकता है, नए जीव का निर्माण कर सकता है। ठीक है, ये जो खंडन की क्रिया पड़ी थी, ये खंडन की क्रिया जंतुओं में, पादपों में, सब में कॉमन पाई जाती, इसलिए खंडन की क्रिया पहला प्रकार है अलैंगिक जनन का। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में आप लोगों को समझ में आ गया अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब समझे आप लोग, जब एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण हो और उत्पन्न होने वाली संतति में क्या हो, आनुवांशिक और आकारिकी, जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो आनुवांशिक और आकारिकी रूप से किसके समान होना चाहिए, जनक जीव के समान हो, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो यहां भी क्या हो रहा है, देखो आप लोग, एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक जीव बन रहे हैं और ये सारे जीव किसके समान है, इसी के समान है। ठीक है, इसके समान है, तो ये क्या है, अलैंगिक जनन का पहला प्रकार हो गया खंडन। ठीक है, दूसरा भी हम पढ़ेंगे विखंडन। थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, सर खंडन भी एक ही जैसा शब्द है, विखंडन, खंडन मतलब भी टूटना, विखंडन मतलब भी टूटना। ठीक है, लेकिन ये जो खंडन की क्रिया पाई जाती है ना, पादप और जंतु दोनों में कॉमन पाई जाती है। ठीक है, तो ये सामान्य प्रकार का उदाहरण है खंडन। तो अब दूसरा है विखंडन की क्रिया, मिटा देता हूं अब इसको सारा। दूसरा प्रकार है विखंडन। होगा कि स्टार्ट। अब क्या है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में, साफ दिख रहा है कि ऊपर, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो या दो से अधिक, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में
जनक कोशिका दो या दो से अधिक समान या बराबर के की कोशिका में विभक्त होकर नए जीव का निर्माण करती है तो उसे विखंडन कहते हैं। ठीक है, तो विखंडन का मतलब क्या हो गया कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या होगा कि जो भी जनक कोशिका है वो या तो दो भागों में बटेगी या दो से अधिक भागों में बटेगी, और जो दो या दो से अधिक भाग में बटी हुई कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्या करेंगी, नए जीव का निर्माण कर देती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है। विखंडन दो प्रकार का होता है। नंबर एक द्विविखंडन और नंबर दो बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है, तो विखंडन के कितने भाग हैं, दो भाग है, एक तो द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। अब हमें द्विविखंडन और बहुविखंडन दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो पहले तो हम द्विविखंडन हेडिंग डालेंगे, फिर बाद में बहुविखंडन पढ़ेंगे। द्विविखंडन, अब देखो द्विविखंडन में क्या होता है, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है और दोनों भाग तेजी से वृद्धि कर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो इसे द्विविखंडन कहते हैं। आई बात समझ में? अभी डायग्राम के द्वारा भी समझा देंगे। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में क्या है कि जनक कोशिका, अब देखो ये रही जनक कोशिका, ये कोई एक जनक कोशिका है। ठीक है, इस जनक कोशिका का नाम दे देते हैं हम अमीबा कोशिका। ठीक है, अमीबा है, ये अमीबा का केंद्रक है और ये इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य या हम इसको जीव द्रव्य बोल देंगे। तो ये इसके चारों ओर पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, ये कौन से जीव की है, ये है अमीबा की। ठीक है,
अब सबसे पहले क्या होगा कि जो अमीबा की सतह है उस सतह में खांच उत्पन्न होती है। ये अमीबा की सतह है, तो ये अमीबा की सतह में ये खांच बनने लगती है। ये खांच बनने लगती है। खांच का निर्माण, ठीक है। और ये इसका केंद्रक है। जैसे ही इसके केंद्रक मतलब इसकी सतह में खांच का निर्माण होने लगता है तो ये एक दूसरे पर दबाव डालेगी कोशिका, जिससे क्या होगा, इसके केंद्रक पे दबाव उत्पन्न होता है और ये केंद्रक थोड़ा फैल जाता है। ये केंद्रक इसका फैल गया। ध्यान से देखो, ये केंद्रक एक कोशिका है और इस केंद्रक सॉरी ये अमीबा एक कोशिका है। इस अमीबा के सतह पर यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे, यहाँ दोनों सतह पर खांच का निर्माण हो रहा है। मतलब धीरे धीरे ये अंदर की ओर जा रही है, खांच का निर्माण हो रहा है, जिससे क्या होगा कि जो इसका केंद्रक है वो केंद्रक पर क्या होगा, केंद्रक पर दबाव उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे ही केंद्रक में दबाव उत्पन्न होगा तो ये केंद्रक पे दबाव उत्पन्न होता जाएगा और ये खांच अधिक गहरी होती जाती है। अब ये खांच क्या हो गई, अत्यधिक गहरी होती जा रही है। ये खांच अत्यधिक गहरी हो गई। जब खांच अत्यधिक गहरी हो जाती है तो ये जो केंद्रक था वो केंद्रक टूटकर या केंद्रक विभाजित होकर दो भागों में बट जाता है। ये केंद्रक विभाजन की क्रिया होगी यहाँ पर, और केंद्रक विभाजन से केंद्रक दो भागों में बट जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक का विभाजन, ठीक है। तो केंद्रक का विभाजन हुआ और केंद्रक के विभाजन होने से क्या हुआ, केंद्रक दो भागों में बट गया। और ये केंद्रक दो भागों में बटने के बाद ये खांच अत्यधिक गहरी होकर इसे दो भागों में बांट देगी। एक भाग तो ये रहा और एक भाग ये रहा। तो ये रही एक कोशिका और ये रही एक कोशिका। ये दोनों क्या बन गई, ये दोनों पुत्री अमीबा, या हम इसको बोल सकते हैं संतति अमीबा कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने द्विखंडन में क्या पढ़ा था, द्विखंडन में पढ़ा था कि यह इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक कोशिका, ये रही जनक कोशिका, जनक कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ये जनक कोशिका दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, हो गई विभाजित, विभक्त हो जाती है। और दोनों कोशिकाएं, और ये दोनों कोशिकाएं क्या करेंगी, तेजी से वृद्धि करके, ये तेजी से वृद्धि करके नए जीव का निर्माण कर लेती है। ये विभाजित हुई कोशिका क्या करेंगी, ये पुत्री अमीबा तेजी से वृद्धि करेंगे और क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर देती हैं। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन की क्रिया करते हैं। और द्विविखंडन से जो नाम आ रहा है इसका द्विविखंडन, द्विविखंडन का मतलब है केवल एक कोशिका से दो ही जीवों का निर्माण होता है। तो ये अमीबा में इस प्रकार की क्रिया पाई जाती है। आगे डायग्राम के द्वारा भी समझ में, यह तो था द्विविखंडन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं। जैसे जो पैरामीशियम होता है, उस पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन की क्रिया होती है, और जो युगलिना होता है उस युगलिना के अंदर लंबवत द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये पैरामीशियम है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया अमीबा का, नंबर एक एग्जाम्पल अमीबा। नंबर दो लिख देते हैं हम पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। अनुप्रस्थ द्विविखंडन का मतलब क्या है कि ये रहा पैरामीशियम, पैरामीशियम की सतह पर बहुत सारे रेशे पाए जाते हैं। इनको पक्षमाभिकाएं कहते हैं, याद हो तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा हो। अब देखो, अनुप्रस्थ का मतलब है कि ये इस प्रकार से दो भागों में बट जाए,
ठीक है, तो अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ द्विखंडन पैदा दो भागों में बटेगा और टूटे हुए भाग क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल है तीसरा, युगलीना में अनुदैर्ध्य द्विविखंडन की क्रिया पाई जाती है। अब ये रहा युगलीना का डायग्राम। इसमें एक रेशा बड़ा होता है और एक रेशा छोटा होता है। तो इसमें इस प्रकार से ये इस प्रकार से भाग, इस प्रकार दो भागों में बटेगा ये लंबवत। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विभाजन कहते हैं। तो दो भागों में बटेगा इस प्रकार से और टूटे हुए भाग क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण कर लेंगे। तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, द्विविखंडन की क्रिया हो गई। आगे बात समझ में, एक बार और बताता हूं मैं। सबसे पहले क्या होगा, अमीबा, अमीबा की सतह पर क्या होगा, खांच का निर्माण होगा। ये खांच धीरे धीरे क्या होती जाएगी, गहरी होती जाएगी, जिससे केंद्रक पर दबाव डलेगा। दबाव डलने से केंद्रक दो भागों में टूट जाएगा। ये खांच अत्यधिक गहरी होकर दो भागों में बट जाती है और टूटे हुए केंद्रक भी दो भागों में विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं। आगे बात समझ में, ये तो है पूरी द्विविखंडन की क्रिया। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे हम इसमें बहुविखंडन। बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन की क्रिया में क्या होगा, जो अमीबा है, ये अमीबा, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियां जब होंगी, जब इसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिलेगी, पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा, तो जब तो ये कौन सी क्रिया करेंगे, द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन जब परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं हो, तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा कि ये जो अमीबा है, इस अमीबा के चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण हो जाता है। इस कठोर आवरण को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट, या क्या बोलते हैं हम इसको, पोटी कहते हैं। सिस्ट या क्या बोलते हैं, पोटी कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्ट या पोटी बनने के बाद इस केंद्रक के अंदर बहु विभाजन की क्रिया होती है। केंद्रक में क्या होगी, केंद्रक में बहु विभाजन की क्रिया होती है। अब बहु विभाजन की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा, ये केंद्रक लगभग 200 से लगभग 600 केंद्रक में बट जाता है। कितने भागों में बढ़ जाएगा ये, 200 से लगभग 600 भागों में बट जाता है। 200 से 600 भागों में बट जाता है। अब आप लोगों को पता है कि गुब्बारे के अंदर गैस भरे जाएंगे, भरे जाएंगे तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। ऐसा ही इसमें होगा, जब इसको एक केंद्रक में 200 से 600 खंड बनेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो इसकी सिस्ट या पूटी है, इसकी सिस्ट या पूटी पर क्या होगा, सिस्ट या पूटी पर दबाव लगता है।
शिष्ट या पुटी जो इसके बाहरी आवरण है, इसमें क्या लगता है, दबाव लगता है, और दबाव लगने से क्या होता है, ये शिष्ट या पुटी फट जाती है। ये शिष्ट या पुटी क्या होती है, फट जाती है, और सारे के सारे केंद्र क्या होते हैं, बाह्य वातावरण में आ जाते हैं। तो जितने भी खंड बाहर आएंगे उतने ही क्या होगा, संतति अमीबा का निर्माण होगा। ठीक है, तो बहुविखंडन पढ़ रहे हैं। द्विविखंडन का मतलब तो क्या था, जब एक जीव के द्वारा दो संततियों का निर्माण हो तो उसे तो हमने द्विविखंडन कहा था। और बहुविखंडन किसे कहेंगे, जब एक जीव के द्वारा दो या दो से अधिक, ठीक है, दो नहीं बोलेंगे अब हम बोलेंगे कि जब एक जीव के द्वारा दो से अधिक संततियों का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन की क्रिया कहते हैं। और ऐसी क्रिया किसमें पाई जाती है, ऐसी क्रिया पाई जाती है अमीबा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अमीबा के अंदर। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम के अंदर पाई जाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल है मोनोसिस्टस। मोनोसिस्टस, ठीक है। तो बहुविखंडन का मतलब समझ गया आप लोग, जब एक जीव के द्वारा दो से अधिक संततियों का निर्माण हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन की क्रिया कहते हैं। और बहुविखंडन की क्रिया किसमें पाई जाएगी, अमीबा में पाई जाती है। कब पाई जाएगी, प्रतिकूल परिस्थितियों में। दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, याद कर लेना। अमीबा में प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन की क्रिया पाई जाती है। इस क्रिया में सबसे पहले अमीबा के चारों ओर एक कठोर आवरण का निर्माण होता है जिसे शिष्ट या पुटी कहते हैं। फिर इसके बाद इसके केंद्रक में बहुविभाजन की क्रिया होती है जिससे 200 से 600 भागों का निर्माण हो जाता है। फिर जैसे इनका निर्माण होता है तो इस शिष्ट या पुटी पर क्या लगता है, दबाव लगने लगता है। और दबाव लगने के बाद इसकी शिष्ट या पुटी वाला आवरण टूट जाता है या नष्ट हो जाता है, जिससे सारे के सारे केंद्रक बाहर आकर संतति अमीबा का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार एक जीव के द्वारा बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है। रोक दें। आज के लिए इतना ही, फिर आगे की क्लास में देखते हैं।